अभी तक हमने कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज 2D वेक्टर्स एग्जांपल में ट्रांसलेशन और स्केलिंग। ओके, अब हम इसमें कंप्लीट करते हैं रोटेशन और रिफ्लेक्शन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक बार इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग। ओके, कि ट्रांसलेशन क्यों किया, स्केलिंग क्यों किया, या फिर जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विजुअलाइजेशन ऑफ मैपिंग्स ऑफ सम एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो ये हम लोग ओवरऑल कर क्या रहे हैं, इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली मैंने जैसे कि बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो एज अ वेक्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसे एग्जांपल से समझाऊंगी जो कि हमने कर रखा है पहले प्रीवियस क्लासेस में। तो लेट्स से कि मेरा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड है आर, मतलब इसे अगर मैं एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड है आर। ओके, और यहाँ पर है एक्स कॉम्पोनेंट, यहाँ है वाई कॉम्पोनेंट। एक्स कॉम्पोनेंट इज रियल पार्ट और वाई कॉम्पोनेंट इज इमेजिनरी पार्ट, राइट। और इसका जो इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस से वो हमें बताएगा थीटा, विच इज आर्गुमेंट। ठीक है, वो चारों फेसेस में कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब ये चीज हमें बता क्या रही है, हमें इससे मिलता कि हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि ऑसिलेशंस होते हैं, राइट। ऑसिलेशंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोगों ने एक और चीज देखी थी। अगर हमारे पास एक ऑसिलेशन है, उसकी इक्वेशन है ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड है यहाँ पर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा समथिंग है, तो हमने दो तरीके से इसे सॉल्व करना सीखा था। एक तो सुपर इवन जो हम लोग सुपर इम्पोजिशन करते थे कि सुपर पोजिशन करते थे वेव्स की, दो वेव्स हमारे पास, उनको जब हम सुपर इम्पोज करते थे y1 प्लस y2, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक है उसके मैग्नीट्यूड ए कॉस ओमेगा टी उसमें कुछ है। ओके, और एक y2 है, एक और वेव है, उसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, चलो सेम रख लिया हमने इसमें। और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा या फिर कॉस ओमेगा टी प्लस डेल है, डेल इज हमारा फेज डिफरेंस। तो ये सब जो होते थे हम इसे सुपर इम्पोज करवाते थे आपस में, राइट। और इसे सॉल्व करके इक्वेशन को हम एक फाइनल वैल्यू निकालते थे। बट हमने एक और मेथड इसी में देखा था, मतलब पहले हम लोग करते थे कि इनको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका कि अगर हम लोग एक वेव की ऑसिलेशन को, इस इक्वेशन को अगर हमें एज अ फेजर देखें, तो लेट्स से ये एक फेजर है, इन्हें फेजर कहते थे। तो इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसे कहूँ ये फेजर है, इसे हम लोग एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और मैं अगर दूसरा वाला बनाऊँ, अगर ये y2 है, सॉरी अगर ये y1 है और अगर ये y2 है, तो इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है दैट इज डेल। ओके, हमारा फेज डिफरेंस, राइट। ये हमारा होता था डेल फाई, ये हमारा फेज डिफरेंस है। ओके, तो यही चीजें हमारी हेल्पफुल होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा हेल्पफुल होता है, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, हेल्पफुल और भी जगह पे है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल जो कि हमने थोड़ा सा देखा हो वो एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग सबसे अच्छा फेजर्स, जैसे जैसे हमारी वेव्स मूव करती हैं, अगर उसे मैं एज अ फेजर रिप्रेजेंट करूं, तो लेट्स से मेरी वेव स्टार्ट करी थीटा इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पर मूव करी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह सेम है, यानी इसका जो आर है वो सेम है। तो यहाँ पर ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने ये वाला करवाया था, जिसमें हमने एक सर्कल स्केलिंग में हमने जैसे सर्कल प्लॉट किया था 0 से 2 पाई तक, वो यही है। इसमें हो गया माइनस पाई और यहाँ पर हो गया माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस पाई नहीं, इसे पाई, और ये भी +3/2, और यहाँ पर 2 पाई। क्योंकि सिंस ये वेव भी पीरियोडिक है तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन टिक की तरह ट्राई करेगा कि 0 से 2 पाई, देन 4 पाई यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर 6 पाई आएगा, और सेम वैल्यू यहाँ पर आती जाएगी। तो ये होता है एक्चुअल में इसका यूज। और एक और जगह जहां पर हमने ये फेजर्स के थ्रू या फिर हमने एज अ वेक्टर फॉर्म में यूज किया था वो था एलसीआर सर्किट। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये सब कर रहे हो, आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपने रिप्रेजेंटेशन किया, पर आप ये कर क्यों रहे हो, उसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। अपना कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ जहां पर आपने इसे यूज कर रखा हो। तो हम बोल सकते हैं कि सर एलसीआर सर्किट में जब हम रेजोनेंस वाली कंडीशन देखते थे, या फिर जब भी हम लोग एलसीआर सर्किट में तीनों को लेते थे, तो इसमें अगर इस साइड करंट होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, इस साइड कैपेसिटेंस का होता है, और इस साइड इंडक्टेंस। ओके, यहाँ पर इंडक्टेंस का होता है वोल्टेज। तो इसको जब हम फेजर के फॉर्म में देखते हैं, ये तो हो गया जनरल। ओके, फेजर के फॉर्म में कैसे होता है, इनके बीच में जो भी डिफरेंस आता है, फिर एक्चुअल में ऐसे ही होता है, यही होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी हुई है, एन ऑसिलेशन लाइक एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर इस फॉर्म में है तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फॉर्म में, और जैसे जैसे हम जहां पर मैग्नीट्यूड ए इज द लेंथ ऑफ द फेजर या फिर हमारा वेक्टर, जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द एंगल ओमेगा टी प्लस थीटा इज द रोटेशन ऑफ द फेजर। जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा,
वैसे वैसे as time increases the phasor rotates at angular speed omega and rotates the phasor's initial position. Okay, तो हमारा जो भी है वो रोटेशन होगा। एंड यहाँ पर दूसरा LCR सर्किट प्लस फेजर्स, इसमें रेसिस्टर्स क्या होता है, रेसिस्टर्स आई इन फेज विद वी, ये प्लेन होता है ऐसे, इधर ही होता है एक्स एक्सिस की तरफ। इंडक्टर वो लैग्स भी बाय, ओके इसमें आई के बारे में बात करें, मैंने वोल्टेज के अकॉर्डिंग बताया था, वोल्टेज उसका लीड करता है और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है। ओके, तो AC एनालिसिस बिकम्स अ ज्योमेट्री ऑफ एंगल्स प्रॉब्लम। ओके, मतलब हम फेजर्स का यूज करके या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज करके ये सब इजी, मतलब इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एप्लीकेशन पार्ट। अब इसमें क्या किया हमने, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन में हमने क्या किया था, लेट्स से उसी फेजर को अगर मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाना हो 2/3 से, हमने 2/3 से किया था, तो हमने उसे आगे बढ़ा के हमने कहाँ तक ले गए थे, 5/9, राइट। और अगर मतलब उसमें हमने इंक्रीमेंट किया था, अगर उसी फेजर को कोई वेक्टर रिप्रेजेंट, वेक्टर्स बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल में ये दोनों बताए, वरना वेक्टर्स बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसमें बहुत जगह वेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन्हें एज ए 2D वेक्टर्स यूज करना है। ओके, इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को 2D वेक्टर्स की तरह ट्रांसलेट करना है। ओके, अब स्केलिंग, स्केलिंग भी हमने देखा था, स्केलिंग में सिर्फ हमने सर्कल नहीं, हम और भी चीजें कर सकते थे, बट हमने सर्कल के फॉर्म में ट्राई किया था। ओके, और अब है रोटेशन। रोटेशन में क्या है कि लेट्स से मेरा एक वेक्टर है, रोटेशन अभी हमने एक तरह से समझे, अभी लेट्स से मेरा एक फेजर है, यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, मैंने बोला कि उसमें एक थीटा प्लस फाई हो गया, अब उसका एंगल थीटा प्लस फाई हो गया, उसमें मतलब फाई का एडिशन हो गया है, तो थीटा प्लस फाई लेट्स से यहाँ जाके आ रहा है, तो ये रोटेट हुआ है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, अभी भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बस यहाँ पर कितने का एक डिफरेंस आ गया है, पाई का, राइट। तो यही है रोटेशन। अगर मैंने बोल दिया कि और इंक्रीज हुआ है, लेट से डेल का इंक्रीज हुआ, डेल यहाँ कहीं आता है, तो अब ये अभी भी मैग्नीट्यूड सेम है, बट अभी इंक्रीज कितने का हुआ है, अभी हुआ है डेल का इंक्रीज। ओके, तो ये क्या है, रोटेशन है। और लेट से मैंने बोला कि थीटा प्लस 2 पाई ही हो गया है, 2 पाई मीन्स कितना हुआ, रोटेट हो गया पूरा, यहाँ वापस आ चुका है। ओके, और लेट से मैंने बोला कि पाई/2 का इंक्रीज हुआ है, मेरे पास एक थीटा है, पाई/2 का यहाँ पर भी ये थीटा बनाता है, इसमें मैंने पाई/2 का इंक्रीज किया, तो 90 डिग्री कहाँ बन जाएगा इसका, इसमें 90 डिग्री मिला दो तो यहाँ जस्ट 90 डिग्री ऐसे। और अगर मैं बोल दूं कि 180 का, तो 180 रोटेट हो गया पूरा यहाँ। तो ये है मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ये रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पर हम लोग मैपिंग भी करेंगे, उसकी भी मैं बताऊंगी एप्लीकेशन एक तरह से। तो भी हम ये वाला करते हैं। ओके, इसमें यहीं पे समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हम लोग करते कैसे हैं। लेट्स से कि मेरा कोई जेड था, वो था 3+4J, हम लोग हमेशा ये एग्जांपल ले रहे हैं तो ये करते हैं। इसका उस फॉर्म में अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, 5। ओके, e⁻∠θ, 5 इसका r है, इसकी वैल्यू, r की वैल्यू 5 है, और tan थीटा भी इसका 10, इसका थीटा सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सिंपल होता है tan इनवर्स y/x, राइट। आर्ग्यूमेंट की मतलब जो थीटा की वैल्यू होती है, तो यहाँ से अब अगर हम थीटा देखें तो इसका थीटा है tan−1 4/3, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने उसे बोला कि इसे क्या करना है, हमें रोटेट करवाना है, मतलब इसका जो थीटा है इसमें एडिशन कर देना है हमें फाई का। वो फाई कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर 90 डिग्री करके दिखाया, 180 करके दिखाया, पर वो कुछ भी हो सकता है ऑफकोर्स। तो लेट्स से 30 डिग्री का करना है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू को, अगर हम लोग, हमें ओवरऑल क्या करना है, थीटा में फाई ऐड करना है ना, तो अगर हम यहाँ पर थीटा में फाई ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा 5 e θ प्लस 5, तो हमें बस ये प्लॉट करवाना है। ओके, तो ये हम एक बार कोड में करते हैं, तो ये तो बहुत ईजी होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट में एडिशन करना है। ओके, तो एक बार ट्राई करते हैं इसे। सो अब हमें रोटेट करवाना है एक फंक्शन को, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, टू रोटेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिसाइड करेंगे, 3+4J। ओके, यही हम ले रहे हैं हर बार, और एक थीटा डिसाइड करेंगे कि हमें किससे रोटेट कराना है। लेट्स से मुझे कराना है पाई/6 विच इज 30 डिग्री, राइट। पाई/6 इज 30 डिग्री, और पाई/6 के लिए मैंने यहाँ पे पाई यूज किया है, तो पहले मुझे पाई भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट पाई, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक साथ सारी चीजें इंपोर्ट करा लेते हैं, हम लोग बाद में प्लॉट करेंगे तो वो भी इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट, यहाँ पर हमें फेस भी चाहिए होगा बाद में, तो फेस भी लिख ले रही हूँ मैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं सी रोटेट नाम से,
डेफ क्यों यूज किया है? डेफ इज फॉर डिफाइनिंग फंक्शन। अगर आपको फंक्शन बनाना है, डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमेशा डेफ कीवर्ड यूज करना होता है। ओके, इसमें हम लोग डालेंगे आर्ग्यूमेंट्स की क्या क्या आर्ग्यूमेंट हमें जरूरत पड़ेगी। पहले तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसे हमें रोटेट करना है, और एक चाहिए थीटा जिस एंगल से हमें रोटेट करना है। ओके, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स ही नीडेड है और कुछ जरूरी नहीं है। अब सबसे पहले सिंस हम लोग इस बार रोटेशन कर रहे हैं और इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा की। तो इस बार हमें x और y की टर्म्स में कार्टेशियन ही पोलर फॉर्म की जरूरत है, राइट? ये पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म में हमें क्या चाहिए होता है? एक r और एक आर्ग्यूमेंट। हम डायरेक्ट ये ले लेते हैं इसका। तो r कॉमा आर्ग्यूमेंट वो क्या होगा? दो वेरिएबल को एक साथ लेने के लिए ये कॉमा लगा के हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेकर सकते हैं। और इसमें r होगा एब्सोल्यूट ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट होगा फेज ऑफ z। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है। अगर बिल्ट इन नहीं हमें बोले कि खुद से बना के फंक्शन यूज करो, तो उसके लिए हमने लास्ट वीडियोस में, सेकंड वीडियो में हमने करा रखा था कि फेस को खुद से कैसे बनाते हो, कि चारों फेस में चारों जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके लिए इस इन दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, बाकी इसका इसका अलग होता है। तो वो कंडीशंस लगा के हम खुद से फेस बना सकते हैं, फेस का एक फंक्शन बना सकते हैं। ओके, तो अब हमने क्या कर लिया है? हमने एक आर ले लिया है, यहाँ पर हमने एक ले लिया है आर और एक आर्ग्यूमेंट, दोनों चीजें आ गई है। तो बस हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स है, लेट्स से कि वो C0 है, उसकी वैल्यू क्या होगी? आर इंटू, अब आर इंटू, और यहाँ पर क्या है? एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल भी लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा सी मैथ में से, ये हो गया। एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है? आयोटा थीटा। अब आयोटा थीटा क्या है? आयोटा थीटा मीन्स, अगर मैंने कहा कि लेट्स से मेरे पास है 4j, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगी? 4j मीन्स इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो यानी इसका रियल पार्ट 0 प्लस 4j, राइट? और अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा है, तो उससे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में? यहाँ पर क्या है? इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं? 3 प्लस 0j, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है आयोटा थीटा, मतलब आयोटा थीटा मीन्स यहाँ पर सिंस आयोटा लिखा है तो थीटा क्या हो गया? हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर रियल पार्ट है 0 प्लस आयोटा थीटा। ओके, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट 0 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। तो यही चीज अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स में लिखनी हो, कॉम्प्लेक्स क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है जिसका रियल पार्ट 0 है, तो यहाँ पर 0 फर्स्ट पार्ट इसमें रियल होता है। यहाँ पर लिखा भी है कि रियल, रियल पहले लिखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर, उसके बाद इमेजनरी। और इमेजनरी क्या है? हमारा आर्ग्यूमेंट। थीटा से कंफ्यूज नहीं होना, थीटा वो है जिससे हमें रोटेट करना है, एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा इनिशियल जो हमारा सी है। ओके, मतलब हमारा जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले तो हमें इनिशियल को भी स्कैटर करना के दिखाना पड़ेगा, तो इससे पहले हम स्कैटर करते हैं। इसको स्कैटर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ही पॉइंट होगा, तो स्कैटर ही हो सकता है, ये सिर्फ डॉट फॉर्म में ही आ सकता है। प्लॉट तो ये होगा नहीं, क्योंकि प्लॉट के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। प्लॉट हम कर सकते हैं इसे 0 से वहां तक, मैं दिखाती हूँ कैसे। पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको, ओके पीएलटी डॉट स्कैटर है, ठीक है। तो पीएलटी डॉट स्कैटर में हमें क्या प्लॉट करना है? पहले C0 का रियल पार्ट विद C0 का इमेजनरी पार्ट, राइट? हमें इसका रियल पार्ट वर्सेस इमेजनरी पार्ट हमें क्या करना है प्लॉट में? हमें लेट्स से कि मेरे पास अगर यहाँ पर जो प्लॉटिंग है वो 3 4 है, ऐसे है 3 प्लस 4j, इसका रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे, उसके बाद उसके अगेंस्ट क्या करना है? यहाँ पर 4 पार्ट, तो यहाँ पर ये प्लॉट होगा। तो यही होता है, यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि रियल पार्ट वर्सेस इमेजनरी पार्ट, और इसको क्या कर देना है हमें? बाहर आके शो। ओके, और सिंस हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, बिना कॉलिंग के कोई फंक्शन वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ बन जाएगा पर उसमें जब तक हम लोग कॉलिंग नहीं करेंगे, कॉलिंग मीन्स इसका नाम लिख के हम प्रॉपर इसमें पैरामीटर्स नहीं डालेंगे, तो ये काम वर्क नहीं होगा, तब तक ये आपका कोड के अंदर कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? जेड, जेड हमने डिफाइन कर रखा और थीटा भी हमने बता रखा ऊपर कि थीटा क्या है ना? तो ये रहा। तो लेट्स सी क्या होता है। ये रहा, ये तो आ गया ऐसे, बट हमें इसमें क्या करता है? ग्रिड और दिखा देते हैं जिससे हमें पता तो चले कि है कहाँ। plt डॉट ग्रिड, ग्रिड से क्या होगा? और एक और काम करते हैं हम ना, इसे प्लॉट कर देते हैं, मतलब इसका जो, इसको 0 0 से, हमने पहले भी ये वाला कर रखा था कि हम लोग अगर 0 से ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे वो दिखाना चाहें तो कैसे दिखाते हैं? हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0 कॉमा, हम 0 0 को यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, पहले 0 लिख दिया, उसे
जीरो जीरो को किससे प्लॉट करना है, सी जीरो के रियल से, एक्स एक्सिस पे सी जीरो के रियल और वाई एक्सिस पे जीरो जीरो डॉट इमेजनरी, राइट। और हम इसका लाइन स्टाइल वगैरह दे देते हैं, लाइन स्टाइल इसका हम दे देते हैं ये डैश, और इसका कलर थोड़ा सा दे देते हैं ग्रे। ग्रे से वो थोड़ा साफ और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस उसका रहता है। ओके, तो ये हमें दिख रहा है अब कि ये क्या है, जीरो से यहाँ तक प्लॉट हो रखा है। ओके, और इसके बीच में अगर हम देखें तो इतना थीटा है इसका, ठीक है, ये इसका इनिशियल थीटा है आर्ग्यूमेंट। ओके, अब इसे हम लोग रोटेट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्चुअल जी, ठीक है, ये हमारा जो हमें स्टार्ट किया है हमने वो है। अब इसमें हमें क्या करना है, रोटेशन करनी है। तो जो C1 होगा या फिर सी फाइनल लिख देते हैं, या फिर सी रोटेटेड, नेमिंग से वैसा कुछ नहीं होता बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए सी रोटेटेड मेरा, मैं कहूंगी सेम चीज, आर्ग्यूमेंट हमारा सेम रहेगा, सॉरी ये मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा, तो आर तो हमें सेम रखना है, आर इनटू, और सेम चीज वापस करनी है एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पर भी हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स में जिसका रियल पार्ट जीरो होगा पर जो इमेजनरी पार्ट होगा इस बार उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। आर्ग्यूमेंट जो इनिशियल था वो तो है ही, प्लस थीटा, थीटा का हमने इंक्रीमेंट किया है। और इसको भी सेम स्कैटर करेंगे हम, रोटेटेड, और इसे भी क्या करते हैं हम, प्लॉट करवाते हैं जीरो से। ये रोटेटेड यूज किया, अब ये क्या होगा कि ये भी प्लॉट हो जाएगा सेम ग्राफ पे। और हम इसमें और क्या चीज कर सकते हैं, लेबल डाल सकते हैं। लेबल में यहाँ लिख देते हैं इसके स्कैटर में, लेबल से हमें पता चलेगा कि कौन सा इनिशियल है। ये है हमारा z इज इक्वल टू, ओके सॉरी, यहाँ पर f और यहाँ पर z इज इक्वल टू जो हमारा z था, या फिर सी जीरो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, लेबल इज इक्वल टू, इस बार हमें क्या है, यहाँ पर है f, और इस बार हमें z इज इक्वल टू जो भी हमारा c रोटेटेड है, और बल्कि उसमें वो भी चाहिए हमें कि c रोटेटेड, इसमें लिख देते हैं कि रोटेटेड बाय कितना, रोटेटेड बाय थीटा, थीटा से हमने रोटेट किया तो वो भी प्रिंट हो जाएगा कि कितने से रोटेट हुआ है। ओके, तो ये हो गया, अब इसे प्रिंट करते हैं, तो ये रहा। ओके, सो ये है कि हम लोग रोटेट कैसे करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर लेजेंड नहीं दे रखा था, यहाँ पर लेजेंड फंक्शन नहीं लगा रखा था, इसलिए उसका लेजेंड लेबलिंग नहीं आई। लेजेंड नहीं लगाएंगे तो वो डिफरेंट बॉक्स नहीं आएगा और लेबल नहीं हो पाएगा। ओके, आप देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये है हमारा z जो हमने इनिशियल दिया था 3+4j, ये रहा। और ये है z इज इक्वल टू 0.59, ये ऐसा इसे रोटेटेड बाई ये है, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ने में बेकार है बट ना है ये वही, ये है पाई/6 की वैल्यू और ये है उसकी पोलर फॉर्म में वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने रोटेट कर दिया। अब ये तो एक पॉइंट को रोटेट किया, लेट्स से कि हमने जो क्लास में किया था उसमें हमने तीन, एक लिस्ट को रोटेट किया था, हमने हमें तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे थे, उन्हें रोटेट करा। तो लेट्स से कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, तो ये तीन है, तो इनको रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें लूप चला देंगे और तीनों को प्लॉट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या, और तीनों को लेट्स से कि हमें थीटा से ही करना है, तो फॉर आई इन जेड, क्योंकि हमें जेड के अंदर लूप चलाना है तो हम डायरेक्ट फॉर आई इन जेड, हम इसमें क्या करेंगे, फंक्शन लगा देंगे सी रोटेट आई। अब इससे क्या होगा कि ये आई इस जेड के अंदर जाएगा, पहले इस कॉम्प्लेक्स को लेगा, उसमें ये फंक्शन लगाएगा, उसको प्लॉट करेगा, फिर ये फिर इसमें जाएगा तो इसमें लगेगा, इसके अकॉर्डिंग फिर ये इसमें जाएगा, ठीक है। और हमें थीटा सेम रखना है सबको, उसको क्या करना है 30 डिग्री से चेंज करना है, तो ये। और सिंस मैंने यहाँ पर शो जो है, अगर मैंने शो यहाँ अंदर रखा होता लूप के, तो ये हर बार होता और हर बार प्रिंट, मैं एक बार दिखाऊंगी, अभी शो बाहर है तो सारे के सारे पहले प्लॉट हो जाएंगे, उसके बाद हमें दिखेंगे, ठीक है, बट मैं डिफरेंस दिखाऊंगी एक बार। तो ये रहा, ये तीनों प्लॉट हो गए। अब देखो ये लेजेंड लगाने का यही नुकसान होता है यहाँ पर, ये पूरा एरिया ले लिया इसने। हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट है, ये रोटेट हो गया 30 डिग्री, सब में देखो 30 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। ओके, तो ये तो हो गया रोटेशन। अब मैंने बोला था कि शो अगर मैंने ऊपर लगाया तो तब क्या होता, तो मैं अगर शो इस चीज को यहाँ से कट करके यहाँ लगा दूं टैब, ओके, अब ये फंक्शन के अंदर है, तो अब क्या होगा कि अब ये हर बार जितनी बार फंक्शन लगेगा, जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये पूरा शो होगा। ओके, लेट्स सी, देखो इसमें फर्स्ट एक बार कॉल हुआ, उसके अंदर ये आया जो हमारा पहला है 2+1j, ओके, 2+1j, यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स पे 2 और ये 1j। सेकेंड, अब दूसरा फंक्शन कॉल होगा -3+2j, ये रहा -3,
प्लस 2j, ये रहा -3 प्लस 2j, और थर्ड फंक्शन हमारा कॉल होगा -1 -3, ये रहा -1 -3, ठीक है। तो यही अंतर होता है कि शो को बाहर और अंदर लगाने का। तो ये वाला से अच्छा है हमारा यही वाला था कि हम सारे को एक साथ प्लॉट कर दें, ठीक है। ओके, सो ये हो गया रोटेशन। रोटेशन था आसान, हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं रिफ्लेक्शन।